नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ अपना दीपक मद्देश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योग गुरु बाबा रामदेव के सौजन्य से मुलाकात की और ये मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर हुई और इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी कौशल्या साय समेत परिजन उपस्थित रहे। और इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री यहां पर आप देख पा रहे हैं जहां बाबा रामदेव से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री की यहां पर जो है धर्मपत्नी नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम की पत्नी और परिजन भी यहां पर मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री और बाबा रामदेव की यहां पर बेहद जो है यहाँ मुलाकात हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री से बाबा रामदेव की ये मुलाकात हुई। यहाँ पर मुख्यमंत्री समेत परिजन भी देखिए यहाँ पर मौजूद थे और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री की पत्नी भी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं और इस बीच बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात बताई जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं जहां सीएम आवास पर ये भेंट मुलाकात चल रही है, जहां बाबा रामदेव की ये मुलाकात की तस्वीर है। और वही रायपुर निवास में डिप्टी सीएम अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड स्तर पर जारी है और ये रिकॉर्ड जो है बताता है कि विष्णुदेव साय की सरकार किसानों के हित में किस गति से काम कर रही है और इसी के साथ साथ सरकार किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है, ये किसानों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से धान खरीदी को लेकर अफवाह और झूठ फैला रही थी और ये रिकॉर्ड उनको करारा जवाब है। धान खरीदी के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण है। मंडल चुनाव समिति की बैठक, फिर जिला चुनाव समिति की बैठक, संभाग स्तरीय समिति की बैठक और प्रदेश की बैठक हो चुकी है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कभी भी प्रत्याशियों की सूची घोषित हो। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने हाल ही में एक प्रेस ब्रीफ को संबोधित किया। इस प्रेस ब्रीफ में उन्होंने कहा कि अभी हाल ही के दिनों में मुंबई में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट का दूसरा चरण आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ को भारत के मुख्य मार्ग पर प्रशस्त करते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और ये इन्वेस्टर्स समिट उनमें से एक है। छत्तीसगढ़ से में माफ कीजिएगा गुरुवार को प्लास्टिक, कपड़ा, आईटी और खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी कंपनियों से 6,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए और वही इसके आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो एक नई ताजगी का एहसास करते हैं। ऐसा लगता है कि आज का दिन बड़ा ऊर्जा भरा लग रहा है। सूर्य नारायण अपनी कृपा बरसा रहे हैं और प्रकृति में जो अब हवा चल रही है उसने अपना रुख ऐसा लगता है कि मोड़ लिया है। अब ऐसी संभावनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा त्योहार है, मन बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रसन्न है। जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की भाजपा की सरकार आई है, नित नए आयाम के साथ छत्तीसगढ़ की जनता प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ रही है। इसके कुछ मैं आपको वास्तविक घटनाएं और उदाहरण बताना चाहूं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो आर्थिक संकट था। धान के लिए खरीदी के लिए बारदाने नहीं मिलते थे। किसानों को 4 किस्तों में पैसे देने पड़ते थे। लगातार घोटाले और भ्रष्टाचार करके छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटा जा रहा था। और जैसे ही यह दिवाली हुई 23 की और कमल में मां लक्ष्मी कर आई, ऐसा लगता है विष्णुदेव साय की सरकार आई, किसानों को धान के लिए बारदाने की कमी नहीं हुई। वो कहते थे केंद्र सरकार बारदाना नहीं दे रही है, लगातार आरोप लगाते थे, पर काम कोई करता ही नहीं था। भूपेश बघेल की सरकार में सब हिसाब लगाते थे कि माल कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन सी योजनाएं बताएं। किसान, युवाओं, महतारी पर किसी का ध्यान नहीं था। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार आई, अब बारदाना तो पहले ही उपलब्ध है। एक किस्त में पैसा जा रहा है। जो प्रोत्साहन राशि है फरवरी में दी जाने वाली, लगातार धान खरीदी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कैसे हो गया? अरे जहां धन की कमी थी, पैसा नहीं था, पैसा आ गया। लगातार विकास के काम चल रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया दिया जा रहा है। ये सब अगर संभव हो सका तो माननीय विष्णुदेव साय सरकार की आर्थिक नीति और सेवा भाव, अंतिम व्यक्ति तक सेवा भाव कैसे पहुंचे और बिना धन के कुछ संभव नहीं था।
और रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना पर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और वही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विपक्ष पर देखिए जमकर निशाना साधा जा रहा है। रायपुर से सीधी तस्वीरें मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण दिखा रहे हैं जहां पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा जा रहा है और इसी के साथ साथ जो भी विकास कार्य किए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से उस पर भी बात की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और किस तरह से आवास योजना के तहत गरीबों को लाभ मिल रहा है, कौन कौन लाभ ले रहा है, उसकी भी यहाँ पर विशेष रूप से जानकारी साझा की जा रही है। जिस तरह से जो तमाम गरीब तबके के लोग थे उनकी ये बहुत अच्छी पहल थी। और वही रायपुर के तिल्दा नेवराज संजय केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयानक है कि 5 किलोमीटर दूर से ही धुएं का गुबार आसमान में दिख रहा है। आग के साथ भारी ब्लास्ट भी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं जिससे कि आसपास के इलाके के लोग सहम गए हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में काम कर रहे 2 मजदूर आग की चपेट में आकर घायल हो गए हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई है और ये पूरा मामला तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के है जहां पर जानकारी के मुताबिक संजय केमिकल प्लांट में पेंट का निर्माण किया जाता है कि तसलपटे और ब्लास्ट के कारण क्षेत्रवासियों में डर का माहौल है। हम दिखा रहे हैं और इस गाड़ी को दिखाना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि आज महेश्वर में कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें कैबिनेट में ऐतिहासिक निर्णय सीएम ने लिए हैं। बैठक में शराबबंदी को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं और सभी 17 धार्मिक शहरों में पूर्णतः शराबबंदी का निर्णय लिया गया है। और इस बीच उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है नहीं कह रही है, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर का समय समय पर उन्होंने कितना अपमान किया, कभी कांग्रेस इसका जवाब देगी? भारत रत्न 55 वर्ष आपने राज किया, संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब अंबेडकर थे, लेकिन आपने कभी बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया था? कि मैं थोड़ी कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है। बाबा साहब अंबेडकर के उन स्थानों पर, चाहे महू जन्मस्थली हो, मैं पूछता हूं मध्य प्रदेश में कितनी सरकार रही आपकी, क्यों नहीं जन्मस्थली के बारे में आपने विचार किया था? विचार किसने किया था? तो श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा जी ने, शिवराज सिंह चौहान ने, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार उसका। तो हम ये नहीं कहते, केवल कहना, आरोप लगाना मात्र ये राजनीति नहीं है। जनता आज ये मानती है कि अंदर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। मैं कहता हूं गंभीरता के साथ, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती थी, उसमें भी उल्लेख आया कि कांग्रेस ने, माननीय नेहरू जी ने किस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था जबलपुर के अंदर, उस समय अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनको पद छोड़ना पड़ा था। आपने उनके साथ भी अन्याय किया था। आज महेश्वर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट महेश्वर के अंदर संपन्न हुई है, ऐतिहासिक निर्णय महेश्वर की कैबिनेट में हमारी सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिए हैं। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर
अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और शराबबंदी की ओर बढ़ते हुए कदम आज इस कैबिनेट के निर्णय में परिलक्षित होते हैं। मध्य प्रदेश के उन सभी धार्मिक शहर जिनकी मान्यता मध्य प्रदेश के अंदर एक धार्मिक शहर के नाते से है, चाहे उज्जैन होगा, चाहे महेश्वर होगा, चाहे मैहर से लेकर के पन्ना नगर, ऐसे कई हमारे स्थान जो धार्मिक नगरी के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं, ऐसे 17 स्थानों पर पूर्णतः शराबबंदी का निर्णय इस सरकार का ऐतिहासिक कदम है। आज महेश्वर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट महेश्वर के अंदर संपन्न हुई है, ऐतिहासिक निर्णय महेश्वर की कैबिनेट में हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिए हैं। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और शराबबंदी की ओर बढ़ते हुए कदम आज इस कैबिनेट के निर्णय में परिलक्षित होते हैं। मध्य प्रदेश के उन सभी धार्मिक शहर जिनकी मान्यता मध्य प्रदेश के अंदर एक धार्मिक शहर के नाते से है, चाहे उज्जैन होगा, चाहे महेश्वर होगा, चाहे मैहर से लेकर के पन्ना नगर, ऐसे कई हमारे स्थान जो धार्मिक नगरी के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं, 17 स्थानों पर पूर्णतः शराबबंदी का निर्णय ये सरकार का ऐतिहासिक कदम है। आज महेश्वर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट महेश्वर के अंदर संपन्न हुई है, ऐतिहासिक निर्णय महेश्वर की कैबिनेट में हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी लिए हैं। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और शराबबंदी की ओर बढ़ते हुए कदम आज इस कैबिनेट के निर्णय में परिलक्षित होते हैं। मध्य प्रदेश के उन धार्मिक शहर जिनकी मान्यता मध्य प्रदेश के अंदर एक धार्मिक शहर के नाते से है, चाहे उज्जैन होगा, चाहे महेश्वर होगा, चाहे मैहर से लेकर के पन्ना नगर, ऐसे कई हमारे स्थान जो धार्मिक नगरी के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं, ऐसे 17 स्थानों पर पूर्णतः शराबबंदी का निर्णय ये सरकार का ऐतिहासिक कदम है। आज महेश्वर के भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियों की जमीनों की जांच शुरू कर दी गई है और इस मामले में ईओडब्ल्यू ने केस भी दर्ज किया है। आपको बता दें, जिसमें सहारा ग्रुप सौदे में नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगा है और इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संजय पाठक के सहारा ग्रुप की जमीन खरीदने के मामले में ईआईडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है और साथ ही उन्होंने कहा है भोपाल, जबलपुर और कटनी से में सहारा ग्रुप की 310 एकड़ जमीन को कौड़ियों के भाव से खरीद लिया। उन्होंने कहा कि जिन जमीनों को तत्कालीन बाजार मूल्य करीब 1000 करोड़ रुपए थी, उनका सौदा संजय पाठक ने करीब 90 करोड़ रुपए में कर दिया। पत्रकार साथियों का स्वागत है और धन्यवाद आप लोग उपस्थित हुए, और विशेष धन्यवाद इसलिए भी कि जो संजय पाठक जी का सहारा का जो मामला चल रहा है, जो 15 जनवरी को हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी थी, उसको आप सभी लोगों ने मुद्दे को अच्छे से उठाया।
जिसमें सफलता ये मिली है कि ईओडब्ल्यू ने उस पर जांच शुरू कर दी है पीएलआई दर्ज करने के बाद में। तो इसमें ईओडब्ल्यू का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ईओडब्ल्यू जल्दी ही अपनी जांच को पूरा करके नतीजे पर पहुंचेगी और जो उसमें आम निवेशकों का पैसा लगा हुआ है वो उनको मिल सकेगा, क्योंकि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जो 1000 करोड़ की लगभग जमीन है वो मात्र 90 करोड़ में संजय पाठक जी की कंपनियों द्वारा खरीद ली गई है। आप देखेंगे कि 110 एकड़ जो जमीन भोपाल की है वो मात्र 48 करोड़ रुपए में खरीद ली जाती है, जिसकी कीमत 500 से 600 करोड़ है। दूसरा मामला कटनी जिले का है, जो वहां 100 एकड़ जमीन है वह भी मात्र 22 करोड़ में खरीदी जाती है। तीसरी जमीन जबलपुर जिले की है, वो भी 100 एकड़ जमीन है, वो मात्र 20 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। तो टोटल 90 करोड़ में 1000 करोड़ की लगभग संपत्ति को खरीदा जाता है। तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल पे हेरा फेरी। और शाजापुर जिले के पगरबाद कला गांव में शासकीय मांगलिक भवन, जिसमें कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के द्वारा मांगलिक कार्य किए जाते थे और जिस पर गांव के ही सरपंच ने कब्जा कर लिया है और मांगलिक भवन को तोड़ने की साजिश रच रही है। मामले को लेकर ये ग्राम पगरावत कला के ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जो बेचारे काफी समय से पूरे ग्रामीण परेशान थे स्वराज भवन को लेकर। स्वराज भवन पर दबंगता पूर्वक सरकार ने कब्जा कर लिया गया है एवं ये आवेदन निवेदन हमेशा करते आए। जन सुनवाई में कितनी बार आवेदन दे दिए, हर व्यक्ति से इनने तहसीलदार वगैरह सभी से आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक इन लोगों की सुनवाई नहीं हो पाई है। एवं सरपंच ने जो स्वराज भवन शासकीय जो 25 वर्षों से विधायक निधि के पैसे द्वारा बनाया गया था उस पर कब्जा किया है और उसको गिराने की तैयारी में है। खबर जबलपुर से है, जहां पर जयप्रकाश नगर से तकरीबन 6 लोगों ने पहुंचकर एसपी को शिकायत पत्र देते हुए गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उनकी कॉलोनी में रहने वाले संजू श्रीवास्तव और निशा शर्मा के द्वारा शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने और 10% के अधिक लाभ दिए जाने का झांसा दिया गया और उनके करीब 30 लाख रुपए ले लिए गए और वही जब लाभ के लिए अपना मूलधन मांगा गया तो नहीं दिए। अभी अदाताल थाना क्षेत्र से 5 लोग आए थे शिकायतकर्ता लोग। उनका ये शिकायत था, स्टॉक मार्केट में आप पैसा डाल दीजिए मेरे थ्रू और उसके तरफ से मेरे तरफ से आप 15-20% का रिटर्न मिलता रहेगा करके। इस ऐसे इन्होंने 2 लोगों ने उनको प्रलोभन दिए, 4-5 लोगों को। उस प्रलोभन में जाके उन लोगों ने कुछ पैसे दिए। शुरुआत में उन्होंने रिटर्न भी दिए थे कुछ अमाउंट। उसके बाद उन्होंने ज्यादा अमाउंट उनमें डालने के बाद उनका रिटर्न नहीं दिया और उनका पैसा भी वापस नहीं किया है। ऐसा एक शिकायत मेरे पास आई है। उसके लिए जांच के लिए हमने डीएसपी इन्होंने हमें प्रलोभन दिया कि आपका पैसा हम दुगना करके आपको वापस रिटर्न करेंगे, 10% का मुनाफा दिखाकर हमारे मूलधन की राशि, जो कि अब वापस नहीं दे रहे हैं पैसे और हमें मतलब कॉल पर धमकी दिलवाते हैं दूसरों से कि अगर आप बार बार ऐसे टॉर्चर करेंगे हमें तो हम आपके साथ ये करेंगे, ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। और पैसे उन्होंने फरवरी मार्च लास्ट के बाद से 1 साल से कर रखा हुआ है। और जबलपुर में हनुमान ताल थाना पुलिस ने 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में फरार आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि हनुमान ताल थाना पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि इरफान नामक व्यक्ति के द्वारा राजस्थान बारां के हनीफ ने स्क्रैप खरीदने की बात भी कही थी, जिस पर हनीफ के द्वारा करीब 10 लाख रुपए का स्क्रैप राजस्थान से दिखाया है। ये 2023 के 8वें महीने की घटना है, जिसमें एक इरफान नामक व्यक्ति हैं थाना हनुमानताल क्षेत्र के। उनने एक व्यक्ति से उनकी स्क्रैप खरीदने की डीलिंग हुई थी, तो उन्हें राजस्थान के बारां के एक हनीफ नाम के व्यक्ति से डील किया और बाद में फिर उन्हें 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे। पर जांच में पता चला कि उस व्यक्ति ने वो जो स्क्रैप दिखाया तो वो किसी और का था, किसी और का स्क्रैप दिखा के 10 लाख रुपए उससे लेकर धोखाधड़ी की थी, जिस पर से हनीफ के खिलाफ 406-420 का मामला हुआ था। अभी ये वर्तमान में इसकी लोकेशन मिली थी तो हमने राजस्थान टीम भेजी थी। पूर्व में भी राजस्थान और शिवपुरी जिले के भौलती थाना क्षेत्र में एक खोड़ गांव में एक महिला ने बीते शुक्रवार को पति की नशे की आदत से परेशान होकर जहरीले पदार्थ
बंद कर लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई तो परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे शिवपुरी के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या हुआ इनको, क्या खा लिया उनने? जहर खाया जी है। क्यों? अल्लाह हो गई जल्दी। पति पत्नी में? तो पति के सामने खाया था क्या? अब मैं तो काम सिखाया, जब पति सामने खाओ जब पति सामने खाओ, वो कोई पता नहीं। कौन से गांव से आए हो? कोर्ट में आते। मानव जीवन की रक्षा के लिए जबलपुर के ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए शरीर के अहम अंग इंदौर और भोपाल भेजे गए हैं। दरअसल सागर के रहने वाले 61 साल के बलराम कुशवाहा की सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हो गई थी। आज कल देर रात हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पेशेंट है जो ब्रेन डेड हुए हैं। इनका जो लीवर, किडनी और जो है हार्ट है वो जो है ट्रांसप्लांट किया जाने के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से इन्हें भोपाल और इंदौर भेजा जाना है। तो अभी आप जो देख रहे हैं उससे लीवर जो है मतलब टेक ऑफ करके भोपाल ले जाया जा रहा है और यहाँ से भोपाल से फिर उसको इंदौर ले जाया जाएगा। हार्ट जाएगा एम्स भोपाल और लिवर जाएगा इंदौर। कितने डॉक्टर हॉस्पिटल? हाँ, कितने डॉक्टरों की टीम ने काम किया? 5 डॉक्टरों की टीम ने काम किया। आपने लीड किया? हाँ, इनसे की टीम यहीं की थी जी। जबलपुर की। आपका नाम? आशीष सेठी। के भवरताल पार्क में NSBRT ग्रुप के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अस्पताल के चिकित्सकों के सहयोग से रक्तदाताओं ने अपना रक्त दिया और इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, जहां करीब 100 यूनिट ब्लड NSBRT ग्रुप के द्वारा एकत्रित किया गया। भारत की आजादी के महानायक श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में ये आज 19 वर्ष हम लोगों का रक्तदान शिविर हो रहा है। जबलपुर शहर से जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र भी है और हम सरकारी हॉस्पिटल विक्टोरिया की टीम हमारे पास उपलब्ध है। सहयोग से ये रक्तदान हो रहा है और हमारे सभी मित्र आज यहाँ सुभाष चंद्र जी की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है और लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं रक्तदान के लिए। और जो थैलेसीमिया और सिकल सेल के बच्चे हैं उनके लिए ये शिविर का आयोजन किया। एमसीबी जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय मनिंद्रगढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने जिला प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर छात्राओं ने रंगोली चित्रकला और हाथों में मेहंदी लेकर मतदाता को जागरूक करने का संदेश दिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय में आयोजन किया गया था जिला स्तरीय, जिला प्रशासन की तरफ से। उसमें हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे माननीय ब्रिजेश राय जी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और माननीय सोम मैडम और माननीय मैडम श्रुति दुबे मैडम, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तो वो इस कार्यक्रम में आए। मनिंद्रगढ़ के मीरा देवी मेमोरियल अस्पताल में मंजीत के नवजात शिशु की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत के बाद सीएम डॉक्टर अविनाश खरे जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। मामले को लेकर थाने में 0 FIR और MPA मामला दर्ज किया गया है। मेरा बेटे का ऑपरेशन हुआ 25 तारीख को। हम अपनी मैडम को रूटीन चेकअप के लिए मीरा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल भेजे थे। कहाँ? मीरा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल मनिंद्रगढ़ भेजे हैं जी। और वहाँ पे जाने के बाद उसके पास ना पूरी फैसिलिटी होने के बाद उसने हमारी मैडम का ऑपरेशन। देखिए, ये शिकायत प्राप्त हुई है, मीरा देवी अस्पताल के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई कि वहाँ पर एक सीजरियन सेक्शन हुआ और बच्चे को तत्काल एम्स रायपुर रिफर किया गया और रास्ते में बच्चे की मृत्यु हो गई और बच्चा मृत अवस्था में एम्स में पहुंचा। इसके लिए मैंने एक जांच टीम बनाई है जिसमें विशेष तौर पर एक शिशु रोग विशेषज्ञ को भी रखा गया है। क्या मामला है आपका? यहाँ कुछ हुआ था घर? मेरे को बेबी हुआ था भैया, डॉक्टर की लापरवाही से। वो कब की घटना है? 25 तारीख दिसंबर की। अभी तक क्या उसमें अभी आप लोगों ने
जांच के लिए कलेक्टर साहब, एसपी साहब के ऊपर। जिले में माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होने से दस्त की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि एनओसी के नाम पर जिला कलेक्टर खनिज अधिकारी के फर्जी लेटर तैयार कर सभी फर्जी हस्ताक्षर पर उपयोग किया जा रहा है। और वहीं इस मामले में खुलासा होने के बाद जिला कलेक्टर अमृत विकास स्वप्नों के निर्देश पर खनिज अधिकारी ने वारदात बारे में फर्जी लेटर और हस्ताक्षर का उपयोग करने वाले पर एफआईआर दर्ज कराया है। ग्राम डुमरपारा के जो ओल्ड माइंस है उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा डस्ट पातने की अनुमति कलेक्टर महोदय एवं खनिज अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करके एक कोई व्यक्ति है राजकुमार कुर्रे, जो निवासी उसमें लिखा है औरदा तहसील खरसिया, उसके नाम से उसको डस्ट पाटने का दिया गया है। चूंकि ये मामला में हमने अपना जो हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला है, तो हमारा सिग्नेचर खनिज अधिकारी का और कलेक्टर सर का सिग्नेचर दोनों वैलिड नहीं है और जो फर्जी किया गया है। किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? कलेक्टर महोदय से मैंने चर्चा किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।